हर शेर मेरा एक मैसेज होता है कि मर के जिंदा, जो आपने कहा कि अब आप क्या करना चाहते, बिल्कुल बिल्कुल। कि मर के जिंदा रहता हर इंसान वो, मर के जिंदा रहता हर इंसान वो, जिसने की सारी उम्र। बिल्कुल। कैसे हैं आप? दुआएं हैं सब आप लोग। तो सर, डॉक्टर उमा शंकर साहिल जी। जो कि आप हैं, जी कहाँ से शुरू हुआ बचपन, कहाँ जन्म हुआ, माता पिता क्या करते थे? एक्चुअली मैं कानपुर का रहने वाला हूँ जी। वहाँ से बचपन शुरू हुआ। बचपन से ही आसपास के स्कूलों में पढ़ा, प्राइमरी की जी। हाई स्कूल किया, अपने गांव के आसपास था। इसके बाद इंटर और बीएससी जो है हमने इटावा डिस्ट्रिक्ट से किया जी। और पढ़ते पढ़ते ही डिग्री लेते ही बीएससी एजी की मैंने डिग्री हासिल की, बीएससी एग्रीकल्चर की सन 1978 में। और तुरंत ऊपर वाले का करम, आप लोगों जैसों की दुआओं से मुझे जॉब मिल गया। फर्स्ट पोस्टिंग मेरी ललितपुर झांसी हुई जी। वहाँ से ये लिखने का सिलसिला शुरू हुआ। सर, इस कड़ी में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि पिताजी का एरिया बैकग्राउंड क्या था, क्या करते थे? पिताजी हमारे कपड़े की दुकान थी, अपनी ज़मीन रही, उसी को वो कराते रहे। मैं फैमिली में चूँकि अकेला था तो, और बहनें भी हैं, 4 बहनें, मैं अकेला हूँ, तो बड़ा लाड़ प्यार में पला। मेरी छोटी बहन है, वो भी मुझे आज लल्ला ही कहती है, आज भी? आज भी छोटी बहन, जबकि बड़ी कहना चाहिए जी। तो बड़ा लाड़ प्यार में मेरा बचपन बीता है। और मैं जैसे पढ़ता था, ये शौक़ तो वहीं से शुरू हुआ, पढ़ाई से ही। सर, आपने बहुत सारा इंटरव्यू देखा होगा और मैं उसमें देखता हूँ कि माता पिता का जिक्र हो जाता है, घर परिवार बच्चों का जिक्र हो जाता है, लेकिन किसी भी व्यक्ति के नाना नानी का जिक्र नहीं हो पाता है। जी हाँ। जो कि सबसे इम्पोर्टेंट बहुत है। अच्छी, बहुत अच्छा। क्योंकि अगर माँ नहीं होती, अगर हमारी माँ की उत्पत्ति जहाँ से हुई हमारे नाना नानी से, वही नहीं होती तो हम कहाँ होते। तो मैं इस चीज को मानता हूँ। तो एक नाना जी क्या करते थे या नानी कहाँ से थी और क्या, वहाँ का बैकग्राउंड बताऊँ सब उनका। जी। जैसा कि नाना जी का सवाल किया आपने जी। मेरे नाना जी की, हाँ, आप ही के नाना जी। हाँ, मेरे नाना जी। वो भी देहात में थे, अपना जमीन अमीन बस इसी का कारोबार था। जी। हाँ, यही करते थे। एक बार नाम बोल देते नाना जी का। और नाना का तो मुझे याद नहीं याद आया। मैंने देखा ही नहीं उनको, नानी को भी नहीं देखा मैंने, बहुत कम, कुछ ऐसा लग रहा है कि देखा था, लेकिन बहुत कम, याद नहीं आ रहा। तो आप कह रहे थे कि आपने बीएससी एजी से पढ़ाई कर ली थी? जी हाँ। और उसके बाद आपको जॉब हो गया था? हाँ। साइंस के स्टूडेंट थे आप, क्योंकि बीएससी का मतलब ही साइंस है। जी हाँ, जी। और साइंस के स्टूडेंट होने के बावजूद, क्योंकि एक आर्ट का जो स्टूडेंट होता है उसका तो रुचि हम मान सकते हैं, गजल, कवि, कविताओं में, इन सारी चीजों में आ सकता है, लेकिन साइंस का स्टूडेंट को एक सिंसियर स्टूडेंट माना जाता है कि बहुत सीरियस होता है। बेशक। और तो फिर आप जब साइंस के स्टूडेंट थे तो कैसे मन बना कि आपको कवि बनना है या कविता करना है, गजलें करनी है? एक्चुअली आप तो बहुत छोटे हैं। जी बिल्कुल। आपको उस दौर का नहीं मालूम होगा। बिल्कुल। कि प्राइमरी जो स्कूल होते थे उसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पर प्रतियोगिताएं हुआ करती थी। जी। अब तो नहीं होता बिल्कुल, है, बिल्कुल, अब नहीं ऐसा होता है। तमाम कल्चरल एक्टिविटी हुआ करती थी। तो बचपन से ही डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और प्रांतीय स्तर पर इवेंट हुआ करती थी। उसमें हमें कविता पाठ के लिए कुछ अच्छा प्रेयर में ही कराता था। गला कुछ ऊपर माँ सरस्वती ने दिया था तो प्रेयर ही में कराता था, राष्ट्रीय गान कराता था। तो फिर टीचरों की नज़र में आ गए तो उन्होंने सेलेक्ट किया और
प्रतियोगिताओं में भाग लेता रहा मैं, कविता पाठ में, गज़ल में। इस तरह से इंटरेस्ट बढ़ा। और जिस समय मैंने बीएससी एजी की है, तो बीएससी एजी में मैंने बड़े बड़े अच्छे शो किए जी। हाँ, ये अच्छे प्रांतीय स्तर पर भी मैंने इवेंट किए हैं, उसमें बेस्ट आर्टिस्ट का और गज़ल में गाने का पुरस्कार हासिल किए। तब से जो है इंटरेस्ट बढ़ता ही गया। तो पहली आपकी कोई कविता या कोई गज़ल जो आपके द्वारा लिखी गई और आपके द्वारा फिर प्रस्तुत किया गया किसी मंच पर? हाँ, मंच पर पहली गज़ल मैंने लिखी थी, मेरी जब पोस्टिंग ललितपुर में हुई जी, तो इत्तेफाक से स्टूडेंट लाइफ से निकले थे हम। बिल्कुल। एक अलग अपना वो था, कहने का मतलब दौर था जी। लड़कपन था, गाने का शौक था। तो वहाँ क्या था कि मैंने ऐसा कहीं नहीं देखा है कि जितने आप साउथ में बढ़ते जाएंगे तो संगीत का महत्व बहुत है वहाँ पे। हाँ, जहाँ मैं रहता था वहाँ इत्तेफाक से हमारे मकान मालिक जो थे वो खुद ही संगीत में रुचि रखते थे। उन पे हारमोनियम तो अपने पास भी रहा था, सब कुछ था। तो क्योंकि मैं रिसर्च में ज्वाइन किया था, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस थी मेरी, ये रिसर्च की जी। तो ऑन फील्ड करना पड़ता था। तो वहाँ जैसे जाते थे तो वहाँ भी मुझे म्यूजिशियन और वो मिल जाते थे गाने बजाने वाले, तो मैं बैठ के उनके साथ करने लगता था। पहली गज़ल मैंने वहाँ लिखी थी और बहुत अच्छी गज़ल वो लिख गई थी पहली बार जी। वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य बहुत अच्छा था जी। बुंदेलखंड का। तो पहली गज़ल थी मेरी, तरन्नुम में सुनाऊँ, तरन्नुम ही है मेरा। बिल्कुल। एक शेर पहले कहता हूँ अपना लिखा हुआ कि हसीन गज़ल उसने ही लिखी होगी, हसीन इतनी गज़ल उसने भी लिखी होगी, जरूर मोहब्बत किसी से की होगी। जी बिल्कुल, जबरदस्त। ये छोटी सी है, कुछ बंद सुनाएंगे क्योंकि और भी गज़लें हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। कि ऐसे न छलकाओ अदा, भरे जाम की तरह। श्रृंगार की है ये गज़ल। ऐसे न छलकाओ अदा, भरे जाम की तरह, और तेरा भी ढल जाएगा नूर हर शाम की तरह। शेर अर्ज कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सर। कि कीमत नहीं अभी तेरी, हुस्न है बाजार में, कीमत नहीं अभी तेरी, हुस्न है बाजार में, और एक दिन बिकेगा नाम मुझे बदनाम की तरह। एक इसका शेर सुनाता हूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जिस शेर की बदौलत इस गज़ल ने शोहरत पाई और इस गज़ल के साथ मैंने भी शोहरत हासिल की जी, वो है कि इतना भी मीठा मत बनो कि कोई खरीद ले, इतना भी मीठा मत बनो कि कोई खरीद ले, वरना तो चूसे जाओगे पके आम की
तरह। जबरदस्त जबरदस्त। ऐसे न छलकाओ अदा, भरे जाम की तरह। ये मेरी पहली गज़ल थी और श्रृंगार से मैंने शुरू किया। बहुत बेहतरीन सर, बहुत बेहतरीन। ये गजल का दौर तो आपका चालू हो चुका था, उधर जॉब कर रहे थे, फिर आगे क्या चलता रहा, क्या करते रहे आप? आगे फिर ये हुआ कि चूंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस थी जी, तो यहाँ हमारा जीबी पंत यूनिवर्सिटी में ट्रांसफ़र हो गया। वहाँ से ट्रांसफ़र हो गया। फिर मैंने यहाँ MSc AG PhD सब किया। फिर आप पढ़ाई भी करते रहे? पढ़ाई भी और जॉब जॉब। भी? हाँ, पढ़ाई भी की, PhD भी की यहीं मैंने अपने जॉब में रहते हुए। और फिर यहाँ से तो बहुत दौर इसका चल गया, दूर दूर जाके मैंने उसको पढ़ा। दिल्ली जाना, कहीं इधर मुशायरे करना, कहीं उधर करना, ऐसे शौक़ चढ़ता गया। इधर सर्विस भी करते रहे तो ये भी शौक़ चलता रहा। और अच्छा, इसमें मैंने मुकाम हासिल किया। वो कहानी बताना होगा आपको कि जब ये किताबें आपकी छपनी शुरू हुई जी, और खुद, क्योंकि खुद ही आप लिखते होंगे जी जी, उसके बाद दौर आया कि वो जो आपका लिखा हुआ था वो पंक्तिबद्ध होने लग गया किताबों में, तो वो कैसे सिलसिला चालू हुआ और क्या रहा? ये किताब जो है, ये या फिर कोई अदर जब उस समय ये मैंने एक खिजा के फूल, ये मेरे पास गजलें हो गई थी, काफ़ी हो गई थी। हाँ। तो फिर क्या किया कि मैंने कहा इसका एक छोटा सा वॉल्यूम निकाला जाए। हाँ। बड़ा वॉल्यूम से लोग कम पढ़ते हैं, है ना जी। फिर मैंने ये निकाला खिजा के फूल। इसमें मेरी बहुत चुनिंदा गज़लें हैं, है ना। तो ये है। फिर मैंने आर्टिकल भी लिखे जी, आर्टिकल भी लिखे हैं। और ये एक मैंने मत रो पगली, ये मैंने किताब लिखी जी। और इस टाइटल को देख के सभी हैरत में होते हैं। वही मैं भी कह रहा हूँ कि ऐसा क्या हो गया कि इसका वाकया बताऊं जी। मैं रुद्रपुर आया था, तो स्कूटी से मैं जा रहा था। इसमें आप ट्रक और ये जो सवारी के टेम्पो होते हैं, इतने अच्छे दिल को छूने वाले कोटेशन लिखे होते हैं। उसमें लिखा था मत रो पगली, मत रो पगली मैं फिर आऊँगा। वो तो मैंने छोड़ दिया आगे का, बस इतना याद रहा। मैं घर पहुँचा, जेहन में भर गया ये टाइटल, मत रो पगली, मत रो पगली। फिर क्या हुआ कि मैंने ये सोचा कि क्यों ना इसका एक गीत का, जबकि मैंने गीत को कभी छुआ नहीं जी। गज़ल और कविता इस तरह की थी। गीत मैंने लिखना शुरू किया, वो इतने गीत हो गए करीब 60-70 कि मैंने फिर एक मत रो पगली किताब लिख डाली जी। ये एक अलग हो गया, वो गज़ल का हो गया वाले। तो सर मत रो पगली जो आप कह रहे हैं 60-70 इसमें आपने गजलें लिखी हैं, गीत ओनली। तो इसमें से जो आपका मन पसंद या फेवरेट जिसे कहते हैं उसमें एक बता दीजिए तो बढ़िया रहे। अच्छा अच्छा। एक बहुत अच्छा गीत है जी, और मैं अपनी पत्नी को समर्पित करता हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। प्रेसी तो समझ के कर ही रहा हूँ, लेकिन अब क्या है जब सामने है तो कर रहा हूँ। हमें जितना तुमसे था प्यार कल, हमें आज उतना ही प्यार है। हमें जितना तुमसे था प्यार कल, हमें आज उतना ही प्यार है। तुम्हें देखने को एक पल दिल आज भी बेकरार है। इसका अगला छंद जो है सुना रहा हूँ। जहाँ बात करते थे प्यार की, हमें याद है वो जगह सनम।
जहाँ बात करते थे प्यार की, हमें याद है वो जगह सनम, कि ये वाद जितने थे प्यार में, हमें याद है तेरी हर कसम, हमें याद है तेरी हर कसम, तेरी हर कसम तेरे प्यार पर हमें आज भी एतबार है। यानी उस जमाने को जी। जब हम लोग मिलते थे, जब का ये जिक्र किया, अफसाना तरीके का ये गीत था। बिल्कुल सर, क्योंकि आपने ये अपनी पत्नी को समर्पित किया और तो मैं चाहूँगा कि वो किस्सा बताइए कि कैसे कैसे शादी हुई पत्नी से, लव मैरिज है अरेंज मैरिज? शायरों की तो एक अजीब जिंदगी होती है। हाँ, वही मैं कहा कि मतलब इतना प्यार मोहब्बत सारी चीज दिखाते हैं तो क्या है। कहीं ना कहीं से ऐसा भी कहते हैं कि पत्नी का किसी के आदमी की प्रोग्रेस में, उसकी उन्नति में, उसकी शोहरत में बहुत बड़ा हाथ बिल्कुल बिल्कुल है ना। तो एक्चुअली हुई तो अरेंज मैरिज है। हाँ। लेकिन हुआ वहीं है जहाँ मैं पढ़ता था। अच्छा। जहाँ पढ़ता था वहीं से हुई शादी, और अरेंज मैरिज हुई है, कोई ज़्यादा इस तरह का नहीं रहा, और बराबर साथ दे रही हैं। कभी हम सुना देते हैं कि ये लिखा स्टार मेकर का गाया वो गाना भी सुना देता हूँ, तो प्रोत्साहित करती हैं, ऐसा नहीं है। तो इस तरह से हुई, बराबर साथ है, लगातार आपका साथ दे रही है। बराबर लगातार है। इस हमारी विधा में भी कोई डोंट डिस्टर्ब कभी नहीं। रातों रातों अकेली पड़ी रहती, मैं जा रहा हूँ मुशायरा कर रहा हूँ, हाँ, कभी सम्मेलन में जा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो सब सहयोग है। तो वो जो दौर आप बता रहे हैं कि वो दौर जो आप अभी बता रहे थे कि चल रहा था, मुशायरा कर रहे थे आप और अलग अलग जगह जा रहे थे, लगातार इवेंट कर रहे थे, गजलें चल रही थी, शायरियाँ चल रही थी, कविताएं चल रही थी जी। तो क्या एक, इसलिए ये सवाल जरूरी है क्योंकि आज की जो युवा पीढ़ी है इस लाइन में बढ़ना चाहती है, तो इन चीजों से क्या घर के खर्च वर्च भी चल जाते हैं या खाली एक शौकिया तौर पे किया जा सकता है? कहने का मतलब है क्योंकि आपके पास जॉब था जी, आप जी पंत यूनिवर्सिटी में जॉब करते थे और एक अच्छा सर्टेन अमाउंट आपको सैलरी आती होगी, तो वो एक चीज है, उसकी वजह से चीजें चल रही थी। या आगे वाले आने वाली पीढ़ी को आप क्या कहना चाहेंगे कि सिर्फ मुशायरा करके, गजलें गा के, शायरी बोल के, किताबें लिख के चीजें हो सकती हैं? बहुत अच्छा प्रश्न किया है आज के दौर के लिए। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है। आजकल तो लोगों ने इस साहित्य जगत को, जी, कवि सम्मेलन को, कहने का मतलब व्यवसाय बना रखा। हाँ, कमर्शलाइज हो गया है और इन चीजों से पैसा आता है। हाँ, पैसा आता है। मेरा ये पैसे से कभी ताल्लुक नहीं रहा। ऊपर वाले ने, वो तो जैसा मैं जॉब में हूँ जी जी, तो वो तो मैं कर ही रहा हूँ। और ये जो मोमेंटो वगैरह दे देते हैं, ये इस तरह के मोमेंटो हैं, ये है, ये कोई खुशी से दे देता है, यार दोस्ती में साल उड़ा देता है, वो ले लेता हूँ क्योंकि वो सम्मान है उनका, उसको मना नहीं करते। बिल्कुल। बाकी मेरी कोई इस तरह की ख्वाहिश नहीं रहती है कि कुछ मिले। जी, मिलना उसकी मर्जी है, जो ऑर्गेनाइजर है, संयोजक है, वो कुछ भी करे। जी। मेरा तो नई पीढ़ी से जो नए नए शायर और कवि हो रहे हैं, जी बिल्कुल, उनके लिए बस यही कहना है कि जरूरी ये नहीं कि मंचों पर पढ़ा जाए। बिल्कुल जरूरी, मैं नई पीढ़ी के लिए एक अपील कर रहा हूँ कि इस दौर इसमें न रहिए कि हम जो है मंचों पे पढ़ें तभी शोहरत हासिल करें। ये एक माँ सरस्वती ने हमको विधा दी है, उसको लिखिए, और पता नहीं कौन सा शेर किसके आदमी के जिंदगी में उतर जाए और वो संभल जाए, परिवर्तन आ सकता है। हाँ, कि जरूरी ये नहीं कि मंचों पर पढ़ा जाए, जरूरी ये है कि कुछ अच्छा सा लिखा जाए। बिल्कुल, मेरा तो ये बहुत जबरदस्त, मेरा
ये अपील है नए कवियों शायरों से कि इस बात को मान के चलें। आप शोहरत पाने के लिए ये ज़रूरी नहीं कि मंच पर ही पढ़ें, आप लिखें, पेपरों में दें, इस तरह से इश्तिहारों में दें, और जहाँ इस तरह का मौका मिलता है हमें अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच मिलता है, वहाँ दिखाइए। तो मेरा तो यही कहना है, प्रोफेशन नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सर, जब आपका दौर था, जिस दौर में आप अपनी जवानी में जब ये गाते होंगे, लिखते होंगे, हाँ, तो एक मंच होता था। आज पूरी दुनिया सोशल मीडिया पे शिफ्ट हो गई है। आप भी अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि मैं स्टार मेकर के लिए गाता हूँ। तो वो जो दौर था जहाँ आप जा रहे हैं, आप कह रहे साल उड़ा रहे हैं, या फिर मोमेंटो देते थे, आप सर्टिफिकेट देते थे, एक सम्मान, वो एक अलग सम्मान होता है, उसका एक अलग गर्व महसूस करता है उस समय आदमी। और आज का जो ये फेम है, चाहे वो सोशल मीडिया वाली बात कर रहा हूँ मैं, दोनों में कितना डिफरेंस पाते हैं हम, क्योंकि एक कमरे में बैठकर आप ऊपर एक स्टूडियो बना रखे हैं, आपको कहीं नहीं जाना है, आपको रिकॉर्ड करना है, लोगों तक पहुंचेगा, लाइक कमेंट्स और इस सारी चीजों से, और चीजें वो हो रही हैं। और एक दौर था जब आप जाते थे, स्टेज पर सुनाते थे, फैसला ऑन द स्पॉट हो जाता था। ताली बज गया तो आपने अच्छा कह दिया, ताली नहीं बजा तो पब्लिक को पसंद नहीं आया। तो वो दौर और इस दौर में अब हाँ, उस दौर में और इसमें बहुत फर्क है जी। और सबसे ज्यादा कौन सा अच्छा लग रहा है अब आपको? दौर तो वही अच्छा था जो हमें अपनी प्रतिभा का सम्मान सामने दिखाई दे रहा है। इसमें तो किसी ने कमेंट लिख दिया, एंटी भी लिख दिया, और हमारी वाहवाही में भी लिख दिया जी। हमें उसको एक्सप्रेशन तो नहीं दिख रहा। हाँ, और वहाँ लाइव एक्सप्रेशन देखने मिलता था। लाइव एक्सप्रेशन दिख रहा था। मैंने जिस समय मैं ललितपुर था, क्योंकि संगीत मेरे जहन में भर गया था, तो रात रात भर मैं प्रोग्राम करता था। ऑर्केस्ट्रा भी मैंने ज्वाइन किया तो रात रात भर गाता था और प्रोग्राम करता था, दिन में अपनी ड्यूटी भी करता था जी। तो कई स्टेज पर मुझे इतनी शोहरत मिली कि अपनी जुबान से उसको बयां करना ठीक नहीं। वो तो दिन था, वो दौर था उस समय का। बहुत ही लोगों ने मुझे प्यार दिया है, मोहब्बत दी है खैर संगीत क्षेत्र में। और आज भी कहते हैं कि तुम इस एज पर पहुंचकर जब भी स्टेज पर पढ़ता हूँ जी, तो माँ सरस्वती की कृपा से आज भी गले में वही खनक, वही कशिश आवाज़ में है। और आज भी कहीं मौका मिला तो आप देखेंगे कि हाँ क्या है जी। तो आज भी मिलता है, ऐसी बात नहीं। लेकिन अब ये स्टार मेकर पे मैंने गा दिया, पोस्ट कर दिया, किसी ने दिया लाइक दिया, कमेंट दिया, नहीं दिया, लेकिन जो एक्सप्रेशन का मजा था वही था। एक्सप्रेशन रूबरू होके आमने सामने आदमी जिस समय खड़ा होके पूरे में। अभी वाकया बताऊं, मैंने गजल गाई थी, बहुत पुरानी ये गजल थी, पंतनगर मेले में। हाँ, ये गाई थी तो वो रो पड़े थे दोनों कपल। अच्छा, कोई कपल मेरे इस गीत पर। हाँ, उनको वो दौर याद आ गया। रिटायर्ड थे तो उनको वो दौर याद आ गया। फिर अनाउंस किया गया कि मेरे तो आंसू भर आए इसको सुन के। तो वो एक अलग सहानुभूति, वो जो मिल रही है, प्रशंसा मिल रही है, सम्मान मिल रहा, वो अलग चीज़ है। तो बहुत डिफरेंस है इसमें। आज तो हम कमरे में बैठ के कुछ भी कर लें, बिल्कुल सही है, कुछ भी बता दें कि हम ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। उसकी काबिलियत तो तब पता चलती है जब पब्लिक में हो, पब्लिक ताली बजा के सम्मान दे, तभी समझ लो कि हाँ वो होता है। सर, आज तो चीज़ें बहुत अलग हो गई हैं। आज माता पिता, अगर बच्चा आर्टिस्ट बनना चाहता है, एक्टर, सिंगर, डायरेक्टर, कुछ भी जी, तो उसको पता है कि ये करियर है, करियर चॉइस है, ये चुन लेगा, जिंदगी में भविष्य में अच्छा कर लेगा। हाँ। आप बता रहे 1978 में आपने BSc AG किया जी, और तो मेरे को लगता है उससे पहले भी उसी समय आपने शुरू किया होगा, 1978 के आसपास जी। उस समय क्या 1978 के टाइम में समर्थन मिलता था परिवार की तरफ से? माता पिता ऐसा समर्थन करते थे कि जो तुम कर रहे हो ठीक कर रहे हो, गलत कर रहे हो? क्योंकि वो दौर एक दौर अलग था। आज तो बच्चा लड़ जाता है कि पापा से कि मैं करियर बना लूंगा, आपको परेशान हो, लेकिन उस समय ऐसा बिल्कुल भी था नहीं।
ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका जी। उस दौर का, कि जिस समय वो कहते थे आके, जी। गांव के जो सुनते थे, मान लो स्कूल में आए वो, हाँ। उन्होंने मेरा कविता पाठ सुना तो मेरे पिताजी को कहते थे आके कि यार तुम्हारा लड़का तो बहुत अच्छा गाने में है, हम आज सुन के आए हैं। बिल्कुल। तो उन्होंने कभी मुझे इस तरह का नहीं कहा कि ये गलत कर रहे हो या इस तरह का। हाँ। बस ये कहना था कि ये तब कोई ज़्यादा अच्छा नहीं समझा जाता। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। हाँ, ज़्यादा नहीं, लेकिन ऐसा भी नहीं किया कि उन्होंने ब्रेक दिया हो या मुझे पनिश किया हो इस बारे में। ये जरूर कहा कि पढ़ना पहले है, बाद में ये है। आज तो हम लोग बहुत सजा के बोलते हैं ना कि कवि और पोएट और साहित्यकार, उस समय तो नचनिया, बजनिया, गवनिया, ये एक शब्द थे। ये शब्द थे उसको। आज तो बच्चा कहता है मैं सिंगर बनने वाला हूँ, सिंगर बनने वाला तो एक शब्द है। हाँ, सिंगर बनने वाला हूँ। तो वो एक दौर अलग था, लेकिन ऐसा नहीं, मुझे सपोर्ट किया माँ ने, पिताजी ने और हमारी बहनों ने, सभी ने सपोर्ट किया। ऐसी बात नहीं, कहीं भी इस तरह की हमारे नहीं आए कि किसी ने कोई एंटी रिएक्शन दिया हो इस बारे में। जी सर, हाल फिलहाल में अगर आपने कोई गजल या कोई कविता लिखी हो जो सुनाना चाहें तो? अच्छा, हाल के दिनों में? हाल के दिनों में जी। आज भी वही दिल है। अच्छा, आज भी वही दिल है। हाँ, चलिए, दिल वही है जो सन 78 में आज वो था। अच्छा। वही, ये गजल बता देगी आपको। बिल्कुल, शुरू। ये अभी लिखी है, एक शेर पढ़ता हूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल। कि दौर ऐसा था जुनूने इश्क में एक दिन, जो दौर की बात की आपने, कि दौर ऐसा था जुनूने इश्क में एक दिन, रात कट जाती थी लेकर गोद में तकिया। ये शेर था। एक शेर मैंने अभी लिखा है जी, कुछ दिन पहले। मोहब्बत इतनी हो जाए मेरे महबूब तुझसे, मोहब्बत इतनी हो जाए मेरे महबूब तुझसे, कि पत्थर लोग बरसाने लगे पागल समझकर। वाह, जबरदस्त। कि पत्थर लोग बरसाने लगे पागल समझकर। और एक मैसेज देना चाहता हूं मैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। कि मोहब्बत कर सभी से, मैसेज दे रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। जो भी सुन रहे हों, हर शख्स को दे रहा हूँ। मोहब्बत कर सभी से, जिंदगी में इस कदर साहिल, तरस जाए जमाना ये तुझे दुश्मन बनाने को। वाह, जबरदस्त। शुक्रिया। तो गजल के कुछ अशार में पेश कर रहा हूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल। कि रात भर खिड़की पे बैठा, आहटें सुनता रहा। रात भर खिड़की पे बैठा, आहटें सुनता रहा। फिर भी वो आया न जिसका, रास्ता तकता रहा। जबरदस्त। फिर भी वो आया न जिसका, रास्ता तकता रहा। नींद थी आँखों से ओझल, और दिल में थी बेचैनियाँ। नींद थी आँखों से ओझल, और दिल में थी बेचैनियाँ। और जब भी देखा उसकी खिड़की में दिया जलता रहा। जब भी देखा उसकी खिड़की में दिया जलता रहा। अगला शेर है जी। कि सामने आया भी लेकिन कह न पाया दिल की वो। सामने आया भी लेकिन
और कह न पाया दिल की वो मुझे तकता रहा और वो मुझे तकता रहा। रात भर खिड़की पे बैठा रास्ता तकता रहा। बच्चे उच्चे क्या कर रहे हैं? मेरी बेटियां हैं जी। तो 2 तो मैरिड हो गई हैं जी। और एक अभी फैशन टेक्नोलॉजी किया है। हाँ। तो वो जॉब में है अभी। फैशन टेक्नोलॉजी का कौन सा कोर्स, मतलब बीटेक या कुछ ऐसा कुछ? नहीं हाँ। नेफ्ट नेशनल टेक्सटाइल इंस्टीट्यूशन होती हैं जो ना, नेशनल फैशन टेक्नोलॉजी जी। ये दिया उसने अभी। दिल्ली की संस्था है उससे किया, वहाँ से कांगड़ा हरियाणा वहाँ हिमाचल से। जैसा कि सर आपने बताया कि खाली समय में आप गाना गाना पसंद करते हैं जी। इस इंटरव्यू को मैं चाहूँगा कि ख़त्म करें उससे पहले कि आप जो भी आपका फेवरेट गाना हो, हाँ, जो आपको पसंद हो, अभी और हाँ वो गुनगुना दीजिए। मेरे शेर होते जरूर हैं लेकिन आप भी इतने शेर सुन चुके होंगे, एक मैसेज देते हैं। हर शेर मेरा एक मैसेज होता है कि मर के जिंदा, जो आपने कहा कि अब आप क्या करना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कि मर के जिंदा रहता हर इंसान वो, मर के जिंदा रहता हर इंसान वो जिसने की सारी उम्र इंसानियत। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त। मेरा जी एक शेर है। और आखिरी गज़ल जो आपने फरमाइश की है। बिल्कुल सर। और कि मुझको तन्हाई में हर रोज बुलाते रहना, मुझको तन्हाई में हर रोज बुलाते रहना, और दिल पे गुजरे हुए हालात बताते रहना। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। एक शेर अर्ज कर रहा हूँ। बिल्कुल सर। कि कर सितम इतना मजा आए कुछ तड़पने में। ये हर कोई नहीं कहता कि इतने सितम कर कि मैं तड़पूं। बिल्कुल। लेकिन मैं एज ए शायर कह रहा हूँ कि कर सितम इतना मजा आए कुछ तड़पने में, दिल को गम दे के मेरा दर्द बढ़ाते रहना, मुझको तन्हाई में हर रोज बुलाते रहना। एक बड़ा मुकम्मल शेर इस गजल का। बिल्कुल, गौर कीजिए जी। कि बाद मरने के, गौर कीजिए कि बाद मरने के अगर चाह रहे मिलने की, बाद मरने के अगर चाह रहे मिलने की, और कब्र पर रोज दिया के जलाते रहना, मुझको तन्हाई में हर रोज बुलाते रहना, भूल पाए ना अगर आपको दिल से साहिल, भूल पाए ना अगर आपको दिल से साहिल, दूर नजरों से
सितम करके सताते रहना, मुझको तन्हाई में हर रोज बुलाते रहना, दिल पे गुजरे हुए हालात बताते रहना। सर बहुत जबरदस्त, शुक्रिया, बहुत जबरदस्त, बहुत मोटिवेटिंग इंटरव्यू था आपका। शुक्रिया शुक्रिया। सर मेरा चैनल है फिल्मी चाणक्य जी हाँ। ये फिल्मी चाणक्य नाम से ही पता चल रहा होगा कि फिल्मी लोग और चाणक्य मतलब ऐसे लोग जो ज्ञानी होते हैं जैसे आप हैं। तो अभी वो जो दर्शक हैं, दर्शक मेरा मानना है कि वो मेरे दर्शक हैं जो इस लाइन में इंटरेस्ट रखते होंगे, चाहे एक्टर चाहे सिंगर अदर नहीं होंगे। तो उन लोगों को क्या आप राय मशवरा देना चाहेंगे अगर इस फील्ड में आना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो क्या ऐसा है फैक्टर जो उनके लिए ठीक रहेगा? मैं यही कहूँगा जी, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को जैसों की प्रतिभाएं देख के, जैसी भी है प्रतिभा, उसको सराहें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और प्रोत्साहित करें। और इस फील्ड में आने के लिए आप लोग कुछ दिल से अपना जुनून पैदा करें कि हम इस फील्ड में उतरें, साहित्य में, गीत लिखने में, गज़ल लिखने में, एक्टर बनने में, संगीत सीखने में। तो मेरी यही आप लोगों से सभी से इल्तिजा है कि इस फील्ड में उतरिए। और ये संगीत एक भक्ति है जिससे हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, सब कुछ हासिल किया था। दिल को सुकून है तो सब, बिल्कुल। यह दिल को राहत नहीं है तो कुछ नहीं है। और राहत जब ही मिलेगी जब आप इस तरह की एक्टिविटी में अपने को बिजी रखेंगे, है ना। और यही दुआएं हैं मेरी। चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मैं कि आपने इस लायक मुझे समझा, इस कदर समझा और आए, आपने इंटरव्यू लिया। आप पूरी टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया अदा, धन्यवाद। तो दोस्तों आज हमारे साथ थे डॉक्टर उमा शंकर साहिल सर, जो कि जॉब करते रहे एज ए साइंटिस्ट, मैं कह सकता हूँ एज ए साइंटिस्ट थे। और साथ ही जो उनके अंदर की कला थी कि वो एक गजल लिखते थे, कविकार थे, कहानीकार थे, साहित्यकार थे, वो साथ साथ चलाते रहे। आज भी वही कर रहे हैं। 63 या 64 साल की आज सर की उम्र हो गई है, रिटायर हो गए। और आज भी जब मैं उनके ऊपर वाले कमरे में गया तो आज भी एक छोटा सा स्टूडियो बना रखा है, बहुत सारे मोमेंटो है, ट्रॉफियां हैं, सर्टिफिकेट है और आज भी वही किताबें हैं। अपने उस पल को लगातार जी रहे हैं। सर कहते हैं सुकून मिलता है अपने इन सारे कामों को करने से। जो आप करना चाहते हैं तो लगातार लगे रहिए और करते रहिए। फिर मिलता हूं मैं किसी नए सक्सेस के साथ। सब तक सी यू सून। जस्ट अ वीकेंड। नमस्कार।